नमस्कार। सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य साहित्य पर। इनकी जो काव्य कृतियां थी, पद्य साहित्य था, इस पर हमने अपने पिछले व्याख्यान में बात की थी। आज हम गद्य साहित्य पर बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रारंभिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें गद्य के जनक कहा जाता है, क्योंकि गद्य में रचना करने का प्रारंभ ही आधुनिक काल से हुआ, तो इसलिए इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कहा जाता है। गद्य में रचना का प्रारंभ इनसे हुआ। राजा उस समय दो वर्ग बन गए थे। एक पक्ष उर्दू फारसी बहुल हिंदी गद्य का पक्षधर था और दूसरा वर्ग था जो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्षधर था, परिनिष्ठित हिंदी का पक्षधर था। पहले वर्ग के प्रतिनिधित्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो उर्दू फारसी बहुल हिंदी गद्य शैली के समर्थक थे। कहते थे कि जो गद्य की रचना हो, हिंदी गद्य की रचना हो, उसमें समकालीन उर्दू और फारसी के शब्द होने चाहिए जो समाज में प्रचलित है। और दूसरी ओर जो संस्कृत निष्ठ हिंदी की में साहित्य रचना करने के समर्थक थे, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वे राजा लक्ष्मण सिंह थे। परंतु भारतेंदु ने इन दोनों को छोड़ करके एक नवीन मध्यम मार्ग निकाला। एक गद्य के क्षेत्र में नवीन परंपरा का प्रारंभ किया, जिसमें साहित्य ना तो पूरी तरह से उर्दू फारसी बहुल हो गया रचना, और ना ही पूरी तरह से वो संस्कृत निष्ठ रही। तो सरल हिंदी गद्य शैली का प्रणयन भारतेंदु ने किया और कृत्रिमता रहित, सहज, भाव प्रकाशन में सक्षम, इस दृष्टि से इस एक दृष्टिकोण को रखते हुए इन्होंने हिंदी गद्य प्रारंभ किया। इससे पूर्व हम देखते हैं साहित्य पद्य में रहा है। पूरा आदिकालीन काव्य, भक्तिकालीन काव्य, रीतिकालीन काव्य, उसमें कविता रही, गद्य लेखन नहीं हुआ। चंद छंद वर्णन की महिमा या उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि कुछ रचनाएं प्रारंभ हुई, परंतु जो एक परंपरा विकसित होती है हिंदी गद्य के रूप में, वह भारतेंदु जी से प्रारंभ होती है। इसीलिए भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक कहा गया। और गद्य में भी नवीन गद्य विधाओं का प्रारंभ भारतेंदु जी से होता है। स्वयं उनका साहित्यिक जीवन हम देखते हैं मात्र 24-25 वर्ष रहा, और उस 24-25 वर्षों में उन्होंने साहित्य की अधिकांशता विधाओं में रचना की। निबंध के रूप में, नाटक के रूप में, आत्मकथा के रूप में, जीवनी के रूप में, यात्रा वृतांत के रूप में। तो गद्य की विभिन्न विधाओं में वे लेखनी उनकी निरंतर सशक्त रूप से चलती रही। और केवल स्वयं ही नहीं रचा, अपितु अपने युग के, अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों को भी गद्य लेखन के लिए प्रेरित किया। हालांकि आज जिस रूप में गद्य लेखन चल रहा है और भारतेंदु युगीन गद्य को देखें तो अंतर दिखाई देगा, परंतु एक जो बीज रूप में प्रारंभ हुआ, वह आगे चलकर के द्विवेदी युग में अंकुरित होता है और छायावाद और परवर्ती काल में पल्लवित पुष्पित होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य के जनक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ सामान्य बोलचाल के उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया, क्योंकि एक लंबे समय तक मुगल शासन चल रहा था। तो उस समय
शासन की भाषा उर्दू फारसी थी और फिर ब्रिटिश साम्राज्य आया तो अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा। तो जो समाज में अंग्रेजी के शब्द प्रचलित थे, जो उर्दू फारसी के शब्द प्रचलित थे, उनको भी अपनाया, और जो संस्कृत से शब्द आ रहे थे और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थे और जिनसे हम अपनी परंपरा को उद्योजित कर सकते थे, तो उन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तद्भव और क्षेत्रीय बोलियों के भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने में भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। लोक भाषा के ब्रज अवधि के शब्दों को, क्षेत्रीय बोलियों को, शब्दों को पर्याप्त मात्रा में उन्होंने गद्य में प्रयोग किया। कहावतों का, मुहावरों का प्रयोग उन्होंने गद्य में किया और इस तरह से गद्य शैली को भी एक सरसता प्रदान की। और भारतेंदु नाटक जो विधा है उसके पितामह कहे जाते हैं। भारतीय रंगमंच के पितामह कहे जाते हैं। पारसी थिएटर उस समय अंग्रेजों द्वारा लाया गया और हमारे भारत में संस्कृत के समय से एक पूरी समृद्ध नाटकों की परंपरा रही। कालिदास के नाटक, भास के नाटक, भवभूति के, आगे चलकर के मुद्रा राक्षस या विशाख दत्त के और शूद्रक आदि के नाटक दिखाई देते हैं। तो संस्कृत में एक समृद्ध नाटकों की परंपरा रही, पर राजनीतिक कारणों से निरंतर विदेशी आक्रमण होते रहने के कारण जो नाटक विधा थी वे लुप्त हो गई कहीं। पूरा आदिकालीन काव्य, मध्यकालीन काव्य में हमें नाटकों की रचना नहीं दिखाई देती है, पर भारतेंदु ने उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इसीलिए भारतेंदु को नव जागरण का अग्रदूत कहा गया, पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाने गए, कि जो हमारी सांस्कृतिक साहित्यिक धरोहर थी उसको पुनर्जागरण करने का कार्य, साहित्य के क्षेत्र में उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य भारतेंदु करते हैं। और नाटकों में वे मौलिक नाटकों की रचना भी करते हैं और अनुवाद भी करते हैं। जो संस्कृत के नाटक थे उनका अनुवाद किया, जो बंगला के नाटक थे या अंग्रेजी के नाटक थे उनका अनुवाद करते हैं, ताकि हमारी जो एक सांस्कृतिक धरोहर है उससे पाठक परिचित हो और जो समकालीन साहित्यकार हैं वे भी इन नाटकों को पढ़ करके, इनको देख करके नाटक विधा को समझें और नाटक रचना करने के लिए, नाटक की सर्जना करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हो। तो अब हम बात करते हैं उन्होंने जो मौलिक नाटकों की रचना की। उनका नाटक रहा सत्य हरिश्चंद्र, 1875 में इसकी रचना हुई। और ऐसे ही एक नाटिका प्रेम जोगिनी की रचना की। नाटक संस्कृत में रूपक के 10 भेद माने गए हैं, भाण, प्रहसन, सटक, नाटिका आदि। और इस पर हम पहले एक व्याख्यान रूपक के भेदों में दे चुके हुए हैं, आप उनके बारे में वहां जान सकते हैं। तो इन्होंने, भारतेंदु जी ने उन संस्कृत के जो विभिन्न रूपकों के भेद थे उनको आधार बनाते हुए भाण की, प्रहसन की, सट्टक की रचना की। तो प्रेम जोगिनी एक नाटिका है। ऐसे ही श्री चंद्र बलि, ये भी एक नाटिका है जो कृष्ण के प्रति भाव प्रकट किया गया। विषस्य विषम औषधम, 1876 में इसकी रचना हुई। ये रूपक के भेद भाण के रूप में माना जाता है। ऐसे ही भारत दुर्दशा, जैसे कविता के क्षेत्र में वे राष्ट्र के अधोपतन को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति क्षोभ, उसके प्रति चिंता प्रकट करते हैं और उसका खुला रूप, उसका उन्मुक्त रूप हमें इनके नाटकों में दिखाई देता है, इनके गद्य में दिखाई देता है। तो भारत दुर्दशा एक नाट्य रासक की रचना की। और नील देवी ऐतिहासिक गीति रूपक है, जो स्त्री स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कि स्त्री को जिसे 4 दीवारी में बंद कर दिया गया था, एक सौंदर्य की भोग्य वस्तु मात्र माना जाता था, तो अवसर मिलने पर वह स्त्री किसी से कम नहीं है, इस भाव को रखते हुए इन्होंने नील देवी एक ऐतिहासिक गीति रूपक की रचना की। और अंधेर नगरी प्रहसन लिखा 1881 में, बहुत प्रसिद्ध हुआ।
और अधिकांशतः विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम में भी लगाया गया। ऐसे ही सती प्रताप, ये एक नाटक था जिसके 4 दृश्य भारतेंदु जी ने लिखे 1883 में, और फिर इनका देहावसान हो गया था और उस नाटक को फिर आगे चल करके बाबू राधा कृष्ण दास द्वारा पूर्ण किया गया। इसी तरह से इन्होंने अनुवाद भी किए नाटक के। तो इनकी जो अनुदित नाट्य रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले आती है विद्या सुंदर। संस्कृत का एक नाटक था चौर पंचाशिका, जिसका यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने बंगला में अनुवाद किया, और उस बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद भारतेंदु करते हैं। ऐसे ही पाखंड विडंबन, कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय एक प्रतीकात्मक नाटक रहा। उस प्रतीकात्मक नाटक के 3य अंक का अनुवाद, जो समकालीन स्थिति को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करने वाला था, उसका अनुवाद भारतेंदु करते हैं। ऐसे ही धनंजय विजय, व्यायोग, कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद किया। कर्पूर मंजरी, ये एक प्राकृत नाटक था, राजशेखर कवि द्वारा रचित सट्टक था, इसका अनुवाद भारतेंदु करते हैं। और बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित नाट्य गीत भारत जननी नाम से भी ये अनुवाद करते हैं। और संस्कृत में एक प्रसिद्ध नाटक हुआ मुद्रा राक्षस, जो राजनीति परक रहा, जिसमें राजनीतिक चाल का, षड्यंत्रों का, चंद्रगुप्त के समय का वर्णन है। उस विशाखदत्त के नाटक का भारतेंदु 1878 में मुद्रा राक्षस के ही नाम से अनुवाद करते हैं। और शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु के नाम से ये 1880 में अनुवाद करते हैं। और ये अनुवाद के क्षेत्र में एक विशेष पहचान भी रखता है और अनुवादकों के लिए एक दिशा बोधक का भी काम करता है। इन्होंने इस नाटक में अनुवाद करते हुए पात्रों के नाम का भी भारतीयकरण कर दिया है। भारत की संस्कृति को देखते हुए पात्रों के नाम उस हिसाब से उनको परिवर्तित करके नाम परिवर्तित कर दिया, उनका भारतीयकरण कर दिया गया। तो नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु जो है एक दिशा बोधक के रूप में परवर्ती नाटककारों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। और भारतेंदु का अब हम दूसरा रूप देखते हैं संपादक के रूप में। आधुनिक काल के प्रारंभ में पत्र पत्रिकाओं का बड़ा योगदान रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में देशभक्ति की भावना जगाने में, राष्ट्रीय चेतना जगाने में पत्र पत्रिकाओं ने विशेष योगदान दिया। और इस युग के जितने भी साहित्यकार हुए वे किसी न किसी पत्रिका से जुड़े रहे। भारतेंदु स्वयं सशक्त व्यंग्यकार थे, सजग पत्रकार थे, ओजस्वी वक्ता थे, विभिन्न भाषणों में जाते थे, भाषण देते थे, भाषा को लेकर के, राष्ट्रीय भावना को लेकर के। उन्होंने अनेक साहित्यिक गोष्ठियों की स्थापना की। स्वयं कवि थे, कवि गोष्ठ, कविता कैसे की जाए, कविता के क्या मानदंड हैं, तो अनेक साहित्यिक गोष्ठियों की स्थापना की जहां वे कविता के विषय में चर्चा करते थे। और भारतेंदु मंडल के सभी कवि उन साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लेते थे। इन्होंने स्वयं पत्रिका का संपादन किया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी। बाला बोधिनी ये स्त्री शिक्षा को लेकर के, स्त्री स्वतंत्रता को लेकर के संपादित की गई पत्रिका रही। और पत्रिका युग का आरंभ भी, पत्रिका लेखन का आरंभ भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु के कवि वचन सुधा से ही प्रारंभ माना जाता है। हालांकि इससे पूर्व उदंत, मार्तंड आदि कई पत्रिकाएं, इंदु आदि पत्रिकाएं रही, परंतु भारतेंदु ने भी इन पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में सामाजिक सुधार का कार्य, जो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और सोफिकल सोसाइटी आदि द्वारा जो सामाजिक सुधार का कार्य किया जा रहा था,
रूढ़ परंपराओं का विरोध किया जा रहा था, वह कार्य भारतेंदु और इनके मंडल के कवि अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से कर रहे थे। तो इस तरह से एक सामाजिक सुधारक के रूप में, एक जन आंदोलन कवि के रूप में, एक जनवादी कवि के रूप में भारतेंदु आते हैं। अब हम बात करते हैं निबंधकार के रूप में भारतेंदु का योगदान। भारतेंदु ने विभिन्न विषयों में निबंधों की रचना की। निबंध लेखन भी इसी युग में ही प्रारंभ होता है। पुरातत्व को लेकर, इतिहास, धर्म, कला, विभिन्न ऋतुओं से संबंधित समाज सुधार विषयों को लेकर, भाषा को लेकर, साहित्य आदि विविध विषयों पर भारतेंदु जी ने अनेक निबंधों की रचना की। और भाषा को लेकर तो ये विशेष रूप से चिंतित थे, क्योंकि उस समय भाषा के अस्तित्व की बहुत चर्चा थी, विवाद का विषय था। तो निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न संशय मूल। तो अपनी भाषा, स्वभाषा, स्वजाति, स्वराष्ट्र, स्वधर्म, ये इनकी चिंता के मूल विषय थे और जिन पर इन्होंने निबंधों की रचना की। इनको आधार बनाकर नाटकों की रचना की, इनको आधार बना करके ये पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे। तो स्वजाति को लेकर, स्वभाषा को लेकर, स्वधर्म, स्वसंस्कृति, स्वराष्ट्र को लेकर इन्होंने अनेक निबंधों की रचना की। और इनके निबंधों में व्यंग्य शैली का अद्भुत प्रयोग मिलता है। नाटकों में भी व्यंग्य है, धर्म के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार था उस पर व्यंग्य करते हैं, राजनीतिक स्तर पर, सत्ता के स्तर पर किस तरह से शोषण हो रहा है, कैसे फूट डालो और शासन करो की नीति थी, उस पर व्यंग्य करते हुए वे निबंधों की रचना करते हैं। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के उद्देश्य से इन्होंने अनेक निबंधों की रचना की। एक और भारत के अधःपतन से पीड़ित है, दुखित है, और वहीं अपने अतीत के सांस्कृतिक गौरव के प्रति एक गौरवान्वित होने का भाव भी है। तो वो जो हमारा एक सांस्कृतिक गौरव रहा, उसको पुनः प्रस्थापित करने का, पुनः प्रतिष्ठित करने का, पुनः समाज को चेतना लाने का कार्य इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से किया है। इनके जो प्रमुख निबंध रहे, नाटक तो इनकी एक अलग पूरी पुस्तक भी है। नाटक एक निबंध भी है और नाटक एक पुस्तक भी है। कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, ये इनके निबंध रहे। निबंध तो अनेक लिखे गए, परंतु मैंने कुछ मुख्य निबंध जो विशेष रूप से समाज में विविध विषयों से संबंधित रहे और जिन्होंने समाज में एक सांस्कृतिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया, उनकी बात की है। तो इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई, समाज की भी जो रूढ़ परंपराएं थी, समाज की जो प्रगति में बाधक थे, उनका डटकर विरोध किया, खंडन किया। स्त्री शिक्षा को महत्व दिया, स्त्री को उसके अधिकार प्राप्त हो, उसको पढ़ने का, शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। तो उससे संबंधित इन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका में अनेक निबंधों की रचना की, अनेक लेख लिखे। और साथ में ही जो वृद्ध विवाह थे, वृद्धावस्था में पहुंचकर जब मृत्यु मरणासन स्थिति है और एक युवा स्त्री से विवाह कर रहे हैं, तो उस वृद्ध विवाह के ऊपर व्यंग्य करते हैं। बाल रंडा रह से जो बच्ची, छोटी बच्ची जिसको अभी विवाह का अर्थ भी नहीं पता और उसका विवाह हो जाता है और उस विधवा
वैधव्य जीवन के लिए वे अभिशप्त हो जाती है। और वह समाज उस समय तो विधवा जीवन नारकीय जीवन था, उसे रंगीन वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था और इस तरह से वो बिल्कुल त्याज्य थी, घर के कोने में पड़ी रहती थी, उसको जीने का भी अधिकार छीन लिया जाता था। सती प्रथा, तो इस तरह की जो समाज में कुरीतियां थी, जिनका विरोध उस समय के समाज सुधारकों ने किया, अपने स्तर पर समाज में उनका विरोध करते हुए विधवा पुनर्विवाह को लेकर है, तो उनका समर्थन इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से किया। और भारतेंदु ने, मैंने जैसे पहले कहा कि सभी गद्य विधाओं में लेखन किया। उन्होंने कहानी लेखन भी किया। अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये इनके कहानी संग्रह। उपन्यास की रचना की, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, ये इनके उपन्यास रहे। यात्रा वृतांत की भी रचना की, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ। तो हर साहित्यिक विधा का ये प्रारंभ कर रहे हैं। और आगे चल करके हम देखते हैं द्विवेदी युग में ये सभी साहित्यिक गद्य विधाएं विकास को प्राप्त होती है। ऐसे ही इन्होंने आत्मकथा लिखी, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो देखिए, एक छोटे से जीवन में कहते हैं कि जब आपके अंदर चेतना है, जब भाव है, जब प्रतिभा है, तो उसके लिए समय महत्व नहीं करता। तो भारतेंदु जी ने लगभग 24-25 वर्षों के अपने साहित्यिक जीवन में इतनी अधिक साहित्यिक 70 से अधिक काव्य कृतियों को प्रस्तुत किया, 17 नाटकों की रचना की, अनेक निबंधों की रचना की, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, आत्मकथा। न केवल स्वयं रचना की, अपितु अपने युग के, अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों को भी रचना करने के लिए, इन सभी साहित्यिक गद्य विधाओं में गद्य लेखन करने के लिए प्रेरणा प्रदान की, प्रेरित किया। तो इस तरह से भारतेंदु जो एक युग प्रवर्तक के रूप में, एक गद्यकार के रूप में, एक नव जागरण चेतना को लेकर के, एक जनवादी चेतना को लेकर के समाज के सामने आए और उनका योगदान हिंदी साहित्य जगत में सदैव रहेगा और उनकी पहचान हमेशा रहेगी और पूरा हिंदी साहित्य जगत उनके प्रति ऋणी रहेगा, क्योंकि यहीं से ही आधुनिक काल का प्रारंभ होता है, नवीन विषयों का आगमन होता है, साहित्य में अनेक आयाम खुलते हैं, अनेक विधाओं का प्रारंभ होता है और जिसका विकास आगे चलकर होता है और जिससे हमारा हिंदी साहित्य एक समृद्धि को प्राप्त करता है। बंगला साहित्य से, अंग्रेजी साहित्य से हिंदी साहित्य जगत को परिचित कराने का कार्य वे भी भारतेंदु अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से भारतेंदु का साहित्यिक योगदान उनके गद्य लेखन के रूप में, उनकी कविता के लेखन के रूप में, उनके राष्ट्रीय चेतना के रूप में आज हमने इस पर चर्चा की। तो अगले बार नए विषय के साथ हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हम आगे चल करके बात करेंगे भारतेंदु मंडल के अन्य कवियों पर। भारतेंदु ने जो साहित्यिक योगदान दिया इस पर तो हमने बात की, पर भारतेंदु मंडल के जो अन्य कवि रहे, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास आदि, उन्होंने इनसे प्रेरणा प्राप्त करके कैसे साहित्य की रचना की और कैसे विभिन्न गद्य विधाओं में साहित्य लेखन हुआ, तो इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। और इन्होंने जो अपने युग में दोनों भाषाओं को समान रूप से चलाया, कविता के लिए ब्रज भाषा को अपनाया और गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया, तो दोनों भाषाओं को पैरेलल चलाते हुए जिस तरह से एक नई साहित्य में एक नई दिशा प्रस्तुत की, इसको भी
आगे कैसे इनके मंडल के कवियों ने अपनाया, इस पर भी हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।